नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वेद है और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज की डेट में कई लड़कियां व लड़के ऐसे हैं जिनको एक तरफ़ा प्यार हो जाता है। वह अपने दिल का बात जाकर सामने वाले को बताता ज़रूर है, लेकिन कई बार होता है कि रिजेक्शन मिल जाता है और कुछ लड़के और लड़कियां उस रिजेक्शन के दर्द को सहन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कुछ लड़के या लड़कियां आत्महत्या भी कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शन के दर्द के कारण। तो आज हम इसी विषय पर बात करते हैं। इसी विषय को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि रिजेक्शन के कारण हमें दर्द क्यों होता है और रिजेक्शन की इस दर्द से हम बाहर कैसे आ सकते हैं। इस विषय को अच्छे से जानने और समझने के हम छोटा सा एक एग्जाम्पल पहले लेते हैं। कोई शर्मा जी है जो गांव में रहते हैं, लेकिन किसी जॉब या अपनी नौकरी के कारण वह गांव को छोड़कर सिटी में पलायन हो जाते हैं, सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं जॉब के लिए। लेकिन शर्मा जी को जो शहर का जो जीवन शैली है वह अच्छा नहीं लगता, जिसके कारण वह अपना गांव जाना चाहता है, लेकिन नौकरी को वह छोड़ नहीं सकता। ये उनकी अपनी व्यवस्था होती है। तो समय के साथ समय निकलता गया, लेकिन वो कभी गांव नहीं जा पाया। तब उसके दिमाग में यह विचार आया कि वर्तमान समय में ना सही, लेकिन 40 साल के बाद जब वह बूढ़ा हो जाएगा या जब उसकी नौकरी से रिटायरमेंट मिल जाएगी, तब वह शहर को छोड़कर अपने गांव वापस चला जाएगा। ऐसा वह सोच के रखा था। अब जब रिटायरमेंट का समय होता है, तब वह यह बात अपने बच्चों को बताता है, अपने फैमिली वालों को बताता है कि वह गांव में नहीं, वह शहर में नहीं, वह गांव में रहना चाहता है। लेकिन जिस गांव में वह बचपन को गुजारा है, उस गांव का वातावरण भी अब शहर की भांति हो गया है। मतलब कि जो वातावरण है या जो प्राकृतिक सौंदर्यता है, अब वह पहले जैसा शुद्ध नहीं रहा, जिसकी वजह से अब वहाँ जाने का भी मन नहीं करता। तो इस विषय में डिस्कस करने पर अपने बच्चों के द्वारा उन्हें एक छोटी सी ओपिनियन मिली। उसमें उनके बच्चों ने ये कहा, क्यों ना उस ज़मीन को, उस मकान को जो गांव में अभी है, उसे बेच दिया जाए और उसके स्थान पर कोई नया गांव या नया मकान खरीद लिया जाए, उस स्थान पर जिस स्थान में आप रहना पसंद करें। तो शर्मा जी को यह बात अच्छी लगी और ठीक है कहकर उसने सहमति जता दी। 2 महीने के बाद शर्मा जी अपने पुराने गांव या पुराने गांव के मकान को देखने के लिए चले गए, जायजा लेने के लिए चले गए। अब जब वह गांव में पहुंचा, तब देखा कि शर्मा जी का जो पुराना घर है, पुराना मकान है जो गांव में है, उसमें अभी आग लग गई है और वह पूरे आग से पूरे धधक रहा है। शर्मा जी सामने खड़े ही है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन आग को बुझाने के लिए उनके पास किसी भी प्रकार का कोई निवारण या समाधान नहीं है। तो वह वहीं पर बैठे बैठे रोने लगता है, घुटनों के बल वो बैठ जाता है और अंदर से इतना टूट जाता है कि वो कुछ बोलने में भी सक्षम नहीं रहता। तब उसी गांव के कोई व्यक्ति उसके पास में आता है, जो उसका पड़ोसी होता है, और कहता है कि कोई बात नहीं शर्मा जी, जिस मकान को आप जलते हुए देख रहे हैं, दरअसल में वो मकान बिक चुका है। आपके बेटे 2 या 3 दिन पहले यहाँ पर आए थे, वह इस मकान व ज़मीन को बेचकर जा चुके हैं। आपको किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं हुई है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आपको किसी भी तरह की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यह बात सुनते ही जो शर्मा जी है, उनके आंखों से जो आंसू बह रहे थे वह रुक गए, अर्थात वह रोना बंद कर दिए और वह शांत हो गए। लेकिन सामने वाले की बातों में उन्हें पूर्ण रूप से विश्वास नहीं था, इसलिए शर्मा जी अपने छोटे बेटे को कॉल करता है और उनसे पूछता है कि क्या वाकई में यह ज़मीन, यह मकान बिक चुकी है, और यदि बिक चुकी है तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं, और ये अचानक आग क्यों और कैसे लग गई। तब छोटे बेटे ने उन्हें बताया कि हाँ, ज़मीन और मकान बिक चुकी है, लेकिन पापा अभी तक इसका पेमेंट हमें प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही ये बात शर्मा जी सुनता है कि पेमेंट अभी तक मिला नहीं है, तो शर्मा जी फिर से रोने लगता है और सोचने लगता है कि अब क्या करूं।
तब वो कुछ देर अपने छोटे बेटे से बात करता है, उसके बाद फिर फ़ोन रखता है और उसके बाद वह अपने घर में अपने पत्नी को कॉल करता है, जहाँ पर उसका बड़ा बेटा भी रहता है। जब वह घर में कॉल करता है तब समर जी की पत्नी उन्हें बताते हैं कि जिस मकान या जिस ज़मीन को वह देखने गया है वह बिक चुका है और उसका पैसा सुबह आ भी चुका है, मतलब सुबह के समय उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो चुका है, जिसकी जानकारी समर जी को अभी तक नहीं हुई थी। जैसे ही ये जानकारी समर जी को ये पता चलता है कि उनके खाता में मकान और ज़मीन का पैसा आ चुका है, बिकी हुई मकान और ज़मीन का पैसा उनके खाते में आ चुके हैं, समर जी की जान में जान आ जाती है। उन्हें एक हल्कापन महसूस होता है। उन्हें महसूस होता है कि चलो उनका कोई सपना वो जो साकार किया था वो आग के साथ जला नहीं है, वो अभी बचा है, केवल अभी मकान जला हुआ है। तो इस कहानी को सुनने के बाद समझ ये आती है कि आग अभी भी जल रही है, परिस्थिति अभी भी वैसा ही है, लेकिन जो शर्मा जी के दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है ना, उसकी वजह से उन्हें दर्द हुआ। मतलब कि यहाँ पर अगर ठीक से देखा जाए सिचुएशन को, ये या कहें हम परिस्थिति को, तो शर्मा जी के आंखों में यदि आंसू आया तो जलती हुई आग की वजह से नहीं आया। यदि जलती हुई आग की वजह से, मतलब जलती हुई मकान की वजह से अगर शर्मा जी को दर्द हुआ होता तो शायद वो कंटिन्यू रोते ही रहते, बीच में वो शांत नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आग जलता रहा, शर्मा जी शांत हो गए, आग जलता रहा, उसके बाद शर्मा जी फिर से रोने लगे, आग जलता रहा, उसके बाद शर्मा जी फिर से शांत हो गए। मतलब कि जब पहला दृश्य शर्मा जी ने देखा कि मकान जल रहा है तब शर्मा जी रोने लगे। दूसरा, उन्हें इन्फॉर्मेशन मिला कि शर्मा जी को जो मकान है वो बिक चुका है और उसका पेमेंट बिक चुका है कहकर सुना, तब शर्मा जी शांत हो गए। लेकिन शर्मा जी को जैसे ये पता चला कि अभी तक बिके हुए मकान की राशि अभी प्राप्त नहीं हुई है, पेमेंट अभी प्राप्त नहीं हुई है, तब शर्मा जी फिर से उदास हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें ये पता चलता है कि मकान और ज़मीन की पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुका है, शर्मा जी फिर शांत हो जाते हैं। तो इस कहानी को अगर लव से कनेक्ट करके देखा जाए तो जो रिजेक्शन है वो बाहर है, ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पर आग बाहर जल रही है, और जो दर्द है वो अंदर चल रही है, मतलब वो आंतरिक स्थिति है। कहानी का भाव यह कह रहा है कि किसी भी लड़का या लड़की को प्यार में रिजेक्शन मिलने की वजह से दर्द या दुख नहीं होता है, बल्कि रिजेक्शन को देखकर या सुनकर जब मन में किसी तरह का कोई विचार चलता है, उन विचारों की वजह से ही दर्द होता है। विचार एक साथ हमारे मस्तिष्क में कई तरह के आ सकते हैं, लेकिन आप किसी ऐसे विचार को पकड़ कर रखे हो जो आपको तकलीफ देती है। इसीलिए लड़के या लड़की जिसे रिजेक्शन मिला है उन्हें चाहिए कि वह उन विचारों का त्याग करे जो उन्हें दर्द देती है, बल्कि उसके बजाय उन विचारों को स्वीकार करे जिसकी वजह से उसके अंदर खुशी आती है। चलो मैं मान लेता हूँ कि पूजा नाम की एक कोई लड़की है जिसे राजेश नाम का कोई लड़का जाकर प्रपोज करता है, और राजेश के प्रेम प्रस्ताव को पूजा जो है ठुकरा देती है। अब यहाँ पर राजेश के पास विकल्प है कि वो या तो वहाँ पर शांत रहे या फिर वहाँ पर वो रोने लगे। अब यहाँ पर स्थिति वैसा का वैसा ही है जैसे उस कहानी में शर्मा जी का और जलती हुई मकान की थी। यहाँ पर रिजेक्शन है और यहाँ पर राजेश है। अब वो रिजेक्शन को देखकर या सुनकर राजेश रो सकता है, या फिर रिजेक्शन को सुनकर राजेश मुस्कुरा भी सकता है। अब मुस्कुराने की वजह ये हो सकती है कि शर्मा जी जो राजेश है वो अपने आप में अंदर ही अंदर ये बात सोच सकता है कि चल पगली, मैं एक ऐसा लड़का हूँ
जो सदा तुमसे सच्चा प्यार करता रहा हूँ पिछले 2-3 सालों से, और आज भी ये सच्चा प्यार करता हूँ, और आने वाले कल में कभी भी तुम्हें धोखा भी नहीं देने वाला हूँ। ऐसे लड़के को अगर तुम रिजेक्ट कर रहे हो तो इसका मतलब यह नहीं होता कि किस्मत मेरा खराब है, अपितु इसका मतलब यह होता है कि किस्मत तुम्हारा खराब है, जो कि मेरे जैसे सच्चे प्रेमी के प्रेम को तुम स्वीकार नहीं किए। वैसे भी जो दर्द होता है ना, वो अस्वीकार्यता के कारण होती है। जो रिजेक्शन मिले है उसे जैसे ही यदि कोई पर्सन स्वीकार कर देता है सहजता के साथ, तब वहाँ पर दर्द नहीं होती। लेकिन वहाँ पर दर्द तब तक होती रहेगी जब तक आप उसे अस्वीकार करेंगे। इसीलिए जब कभी भी किसी को रिजेक्शन मिलता है तब वहाँ पर स्वीकार कर देना चाहिए, क्योंकि कोई भी लड़का या फिर कोई भी लड़की किसी भी व्यक्ति को ऐसे ही अस्वीकार नहीं कर देता। स्वीकार करने के पीछे कुछ न कुछ रीज़न होता है, और अस्वीकार करने के पीछे भी कुछ न कुछ रीज़न होता है। खैर, यहाँ पर उन विषय पर हम बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पर बात करेंगे दर्द से बाहर कैसे आ सकते हैं। तो एक ये है कि वही है, एक ये है कि आप वहाँ पर पॉजिटिव मैसेज अगर खुद को देते जाएंगे तो वहाँ पर आप रिजेक्शन की दर्द से बाहर आ जाएंगे। और दूसरी बात, मन में चलने वाली जो विचार है उन पर नियंत्रण करना पड़ेगा। जब तक वह विचार अनियंत्रित है तब तक आपको दर्द होता रहेगा, अर्थात राजेश को दर्द होता रहेगा। या दूसरा विचार आपके दिमाग में यह भी आ सकता है कि किसी के सुंदर चेहरे को देखकर यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि वह एक बेहतर जीवन साथी होगा, और ईश्वर मेरे लिए एक बेहतर जीवन साथी चुन रखा है। यही कारण है कि मेरा रिश्ता किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जोड़ना नहीं चाहता है जिन्हें जीवन जीना नहीं आता है। या फिर अपने आप को यह सकारात्मक विचार भी दे सकते हो कि ईश्वर कभी कभी हमारा रिश्ता किसी के साथ इसलिए ख़राब कर देता है क्योंकि किसी एक व्यक्ति विशेष के कारण हमारा पूरा जीवन खराब करना नहीं चाहता, और साथ ही साथ ईश्वर हमें वो नहीं देता जो हम प्रार्थना में मांगते हैं, अपितु ईश्वर हमें वो चीज़ें देता है जो हमारे लिए बेहतर होता है। बेहतर यही है कि बाहर की आग को बुझाने से बेहतर है अपने मन में लगी हुई आग को बुझाए, जो पूरे दिन हमें जलाती रहती है। स्वयं में चेतना का जागृत करें कि कोई भी लड़का या लड़की किसी एक से ही शादी कर सकता है, जबकि पूजा ने आशीष, विकी, सूरज, लकी के प्रेम को भी ठुकराया, क्योंकि वह सभी लड़के से शादी नहीं कर सकती और न ही सभी लड़के किसी एक के साथ और न ही सभी लड़के के साथ एक साथ डेट कर सकती है। वैसे भी जीवन रूपी इस यात्रा में कोई लड़की राजेश के जीवन में आना चाहे, तब क्या राजेश जीवन के प्रत्येक पड़ाव में प्रत्येक लड़की के प्रेम को स्वीकार करता जाएगा? नहीं ना। ठीक इसी तरह राजेश को भी कोई भी लड़की अचानक किसी रास्ते में मिलेगी और राजेश उसे प्रपोज करेगा तो वह उसे स्वीकार करे, ऐसा नहीं हो सकता। रिजेक्शन को स्वीकार करके अकेले आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक खूबसूरत लड़की भविष्य में राजेश का इंतजार कर रहा है, जिसे नियति या भाग्य ने स्वयं चुना है।